सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। देखिए, कोरोना नामक महामारी ने हम सबको हाथ जोड़ना अभी बता दिया है। वैसे तो यह हाथ जोड़ना हमारी भारतीय संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन आज के समय में इस बात की ओर हम लोग और भी अधिक उन्मुख हो रहे हैं कि हमें एक दूसरे का अभिवादन प्रायः हाथ जोड़ करके ही करना चाहिए। और रही बात कि हम लोगों ने हाथ तो जोड़ना सीख लिया है, लेकिन अभी हम सबको दिलों को जोड़ना भी सीखना चाहिए। और ये अध्ययन लोग चैनल आप सबको अपने संप्रेषण के माध्यम से दिलों को भी जोड़ने की बात कर रहा है। दिलों को जोड़ने का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है, बशर्ते आप लोग भी थोड़ी सी चैतन्यता रखें और यहाँ से जिस तरीके से आप सबके पास में संप्रेषण का कार्य हो रहा है, जो हम लोग यहाँ से विचारों का आदान प्रदान आप सबके साथ में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप लोग भी उतनी आत्मीयता के साथ ही आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोग एक तो अपनी परीक्षाओं को पास कर सकेंगे और साथ ही साथ आप अपने ज्ञान में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी कह रहा था, वक्त भी जिसको मंगन हो, सांस थामे सुन रहा था, और तुम जरा कुछ देर रुकते तो तुम्हें मालूम होता मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी टीम का ये एक विशेष प्रयास रहा है कि आप सब लोग यहाँ से जानकारियों का अर्जन इतनी पर्याप्त मात्रा में कर सके कि वो किसी भी अध्यापक भर्ती की परीक्षा हो, उसको आप लोग आसानी के साथ में उत्तीर्ण कर पाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के आइए आज हम लोग इस बाल मनोविज्ञान की कक्षा में फिर कुछ विशेष बातों की जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप सबको इस बात के बारे में जानकारी होगी कि अब तक हम लोगों ने कुछ पिछले वीडियो के माध्यम से कई टॉपिकों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। उसी के आगे आज हम सबको इस बाल मनोविज्ञान की कक्षा के अंतर्गत जो हमारे विकास के विभिन्न पहलू या कि जो हमारे विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं, उसी में से हमारे विकास का ही एक पक्ष है शारीरिक विकास। तो आज हम लोग विकास के पक्ष के अंतर्गत शारीरिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शारीरिक विकास हमारे विकास के पक्ष का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम, कहने का मतलब कि हमारा शरीर ही हमारे सभी धर्मों का एक साधन है। बिना इस शरीर के हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जानकारी इस बात की हासिल करनी है कि हमारा ये शारीरिक विकास कैसे होता है, और फिर उसी क्रम में ही हम लोग इस बात से भी परिचित होते चले कि हम शारीरिक विकास में बालकों का योगदान कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बालक के शारीरिक विकास में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। इस तरीके से आज हम लोग इस विकास के पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे विकास के कई पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, भाषाई विकास हुआ आदि। तो इसका ये जो पहला पक्ष है, क्योंकि हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था।
अब हमें क्रमशः इन तीनों अवस्थाओं में इस शारीरिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि तीनों में किस प्रकार से एक बालक का शारीरिक विकास होता रहता है। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम आपको यहां पर तीनों अवस्थाओं में बालक के शारीरिक विकास का विवरण एक साथ में ही प्रस्तुत करेंगे कि ताकि तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी हो सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, इसमें इस विकास के पक्ष को पढ़ेंगे। उसके बाद चाइल्डहुड अर्थात बाल्यावस्था के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इस बाल्यावस्था के बाद हमारे विकास की अति महत्वपूर्ण एवं तृतीय अवस्था किशोरावस्था होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और हम इन तीनों में एक साथ ही आपको इस बात के बारे में भी बताते चलेंगे कि इसमें किस प्रकार से शारीरिक विकास हुआ करता है। तो देखिए, जो मैं विवरण आपके सामने इस विकास के पक्ष के अंतर्गत इस शारीरिक विकास का प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये विवरण क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। ऐसा है कि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस शारीरिक विकास के बारे में जानकारी प्रदान की है, लेकिन मैं आपको क्रो एंड क्रो की पुस्तक चाइल्ड साइकोलॉजी के चैप्टर 3 से इस बात की जानकारी प्रदान कर रहा हूं कि इन्होंने किस तरीके से बताया है कि बालक का शारीरिक विकास किस अवस्था में किस प्रकार से हुआ करता है। तो देखिए, हम लोग ऐसा जानते हैं कि जन्म से 5 वर्षों की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका भार 7.15 पाउंड अगर वह बालक है तो, और यदि वह बालिका है तो उसका भार 7.13 पाउंड होता है। एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं, देखिए 1 पाउंड बराबर 350 ग्राम। अगर आप इसको चाहें तो आप इस पाउंड को उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस ग्राम में भी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका भार 7.15 पाउंड, और अगर वो जब बालिका है तो बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। और ये भार 6 माह में 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे ही बालक 6 महीने का होगा, उसका भार उसके इस भार का जस्ट 2 गुना हो जाएगा, और 1 वर्ष में उसका भार उसके जन्म के समय के भार का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाएगा। अगर हम बात करें जब इस बाल्यावस्था की, तो ऐसा होता है कि बाल्यावस्था के अंत में अर्थात 12 वर्ष के अंत में बालक का भार लगभग 80 से 95 पाउंड के बीच में हुआ करता है। 80 से 95 पाउंड के बीच में हुआ करता है। अगर हम जब इसी भार की बात इस किशोरावस्था में करें तो देखिए, किशोरावस्था के प्रारंभिक समय में, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लगभग जब बाल्यावस्था ही हुआ करती है। देखिए, 10 से 12 वर्षों के बीच में जो बालिका का भार है वो बालक के भार से कुछ अधिक हुआ करता है। लेकिन किशोरावस्था के कुछ वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद में अब ऐसा होता है कि इसमें जो बालक का भार है वह बालिका के भार से कुछ अधिक हो जाया करता है। और ऐसा माना गया है कि जो बालक का भार है वह बालिका के भार से, बालक का भार
बालिका के भार से 25 पाउंड अधिक हुआ करता है। 25 पाउंड अधिक होता है। तो देखिए, हमने इन तीनों अवस्थाओं में क्या देखा कि जन्म के समय बालक का भार 7.15 पाउंड और बालिका का भार 7.13 पाउंड हुआ करता है। 6 माह में ये भार उसका जस्ट 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक उसका भार उसके जन्म के समय के भार का 3 गुना हो जाया करता है। जबकि इस बाल्यावस्था में इसका जो अंतिम वर्ष हुआ करता है उसमें उसका भार लगभग 80 से 95 पाउंड के बीच में हुआ करता है। और इस 10 से 12 वर्षों के बीच का समय एक ऐसा समय है जबकि एक बालिका का भार बालक के भार की अपेक्षा कुछ अधिक हुआ करता है। लेकिन इस किशोरावस्था में ऐसा होता है कि बालक का भार बालिका के भार से लगभग 25 पाउंड अधिक हुआ करता है। ये तो हमने जानकारी हासिल की इस भार के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं लंबाई। देखिए, अगर हम लोग जब इस लंबाई की बात करें तो जन्म के समय एक बालक की लंबाई 20.5 इंच होती है अगर वह जब बालक है तो, और यदि वो जब बालिका है तो बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। बालक की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। जन्म के प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच बढ़ती है और जन्म के दूसरे वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 4 से 5 इंच ही बढ़ती है। 4 से 5 इंच बढ़ती है। अगर हम बात करें जब इस बाल्यावस्था में, तो ऐसा है कि बाल्यावस्था में बालक की लंबाई बहुत ही अल्प गति से बढ़ती है। ऐसा होता है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में, कहने का मतलब कि जो 6 से 12 वर्षों के बीच की एक अवस्था होती है उसमें कुल लंबाई 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में सिर्फ केवल जो लंबाई बढ़ने का एक क्रम है वह 2 से 3 इंच के बीच में ही हुआ करता है। इसके साथ अगर हम जब इस किशोरावस्था की बात करें तो इस किशोरावस्था में ऐसा होता है कि बालिका की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु तक हो जाती है। अर्थात 16 वर्ष की आयु के बाद में बालिका की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। लेकिन अगर जब हम बात करें एक बालक की तो ऐसा बताया गया है कि बालक की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है और उसके कुछ समय बाद तक भी बढ़ती रहती है। तो ये तो बात की हम लोगों ने इस लंबाई के बारे में। तो देखिए, अब तक हमने इसमें लंबाई और भार के बारे में जानकारी हासिल की कि बालक की लंबाई कैसे बढ़ती है और उसके भार में किस तरीके से वृद्धि होती है। आगे के बिंदु में हम लोग कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं हड्डियों की। हड्डियों की अगर हम लोग जब बात करें तो ऐसा होता है कि जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं। वो चाहे बालक हो वो चाहे बालिका हो, ऐसा नहीं है कि बालिका में हड्डियों की संख्या कुछ कम हो जाती है, उसमें भी हड्डियों की संख्या वही रहती है। तो जो हड्डियों की संख्या है वो 270 होती है
और ऐसा होता है कि फिर इस समय पर इसकी हड्डियां लचीली एवं कोमल होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में कैल्शियम आदि के द्वारा उसकी हड्डियां अधिक मजबूत हो जाया करती हैं और इस तरीके से उसमें अस्थिकरण की एक प्रक्रिया होती है, अस्थिकरण। और इस अस्थिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उनकी अनेक हड्डियां एक में मिलती हैं और वो काफी मजबूत होती जाती हैं। अगर हम लोग जब बात करें इस बाल्यावस्था में हड्डियों की, तो बाल्यावस्था में ऐसा होता है कि जो हड्डियां बालक के पास में इस शैशवावस्था में होती हैं वो और अधिक मजबूत हो जाती हैं और इस अस्थिकरण की प्रक्रिया के उपरांत उनकी हड्डियों की संख्या में कुछ और भी अधिक वृद्धि हो जाया करती है। अगर हम लोग बात करें जब इस किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते एक बालक की जो भी हड्डियां होती हैं वो अधिक मजबूत हो जाती हैं। इसके साथ अब अगर हम लोग जब बात करें सिर व मस्तिष्क की, सिर व मस्तिष्क, तो देखिए एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है और उसके मस्तिष्क का जो भार है, उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम हुआ करता है। उसके सिर की लंबाई उसकी शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है और उसके जो मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम हुआ करता है और यह भार 2 वर्ष में ही 2 गुना हो जाता है। उसके मस्तिष्क का भार 2 वर्ष में ही 2 गुना हो जाता है। अब अगर हम लोग जब इस बाल्यावस्था में बात करें तो ऐसा है कि 6 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष की अवस्था के बीच में जो बालकों का सिर व मस्तिष्क है उसमें अत्यधिक परिपक्वता होती है और 10 वर्ष के आसपास, या कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक एक बालक एवं बालिका का जो मस्तिष्क है उसके जो विकास का एक क्रम है उसमें लगभग 95% उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो देखिए एक बालक के जो मस्तिष्क का विकास है वो लगभग इस 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते 95% हो जाया करता है। और अगर हम लोग जब बात करें इस किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था अर्थात 15 से 16 वर्षों तक पहुंचते पहुंचते एक बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और उसके जो मस्तिष्क का कुल भार है वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में हुआ करता है। ऐसा माना भी जाता है कि 16 वर्ष तक की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक की बुद्धि का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रायः जब बुद्धि लब्धि को भी याद करते हैं तो केवल उसकी जो वास्तविक आयु है उसको 16 वर्ष तक ही माना जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बाल्यावस्था में एक बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग 95% हो जाता है और इस किशोरावस्था तक के अंत तक उसके मस्तिष्क का एवं सिर का संपूर्ण विकास हो जाया करता है और उसके मस्तिष्क का जो कुल भार है वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके बाद जब कुछ और आगे बात करें, अब तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा एक बालक का भार, उसकी लंबाई, उसकी हड्डियों के बारे में एवं उसका सिर व मस्तिष्क। आगे हम लोग इसमें देखते हैं
बालक के दांत के संदर्भ में देखिए, एक बालक में जो दांत निकलने शुरू होते हैं वो 6 मास से प्रारंभ होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो बालक के जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बालक में दांत बनने की प्रक्रिया प्रायः उसके जन्म के 6 मास के बाद में शुरू होती है, बल्कि एक बालक जब गर्भावस्था में होता है, अर्थात वह जब अपने मां के गर्भ में हुआ करता है, तभी से ही उसमें दांत बनने की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। और आप लोगों ने कभी कभी ऐसा सुना भी होगा, संभवतः देखा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम सुना तो होगा ही कि कभी कभी जब कुछ बालक पैदा होते हैं तो उनके जन्म के समय ही उनके मुख में दांत होते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसा सुनते हैं कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया तो उनके जन्म के समय पर ही उनके मुख में दांत थे। इस तरीके से ऐसा है कि दांतों की बनने की जो एक प्रक्रिया है वो तो बालक जब गर्भावस्था में हुआ करता है तो वहीं से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उसके जन्म के 6 मास के बाद उसके दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। और सबसे पहले उसके आगे के और नीचे के दांत निकलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग जब बात करें इस बाल्य अवस्था की, हाँ, इसमें एक बात और, 4 वर्ष की आयु तक जो बालक के दूध के दांत होते हैं, जिन्हें कि हम अस्थाई दांत भी कहते हैं, ये निकल आते हैं 4 वर्ष की आयु तक। और उसके बाद में जब बाल्यावस्था प्रारंभ होती है तो 6 वर्ष की आयु के बाद बालक के जो दूध के दांत होते हैं या कि उसके जो अस्थाई दांत हैं वह गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। और लगभग 12 वर्ष की आयु तक उसके अस्थाई दांत निकल आते हैं। अस्थाई दांत निकल आते हैं। अस्थाई दांतों की कुल संख्या हम लोग जानते हैं 32 हुआ करती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि 12 वर्ष की आयु तक ही प्रत्येक व्यक्ति के जो 32 दांत हैं वो आवश्यक रूप से ही निकल आए। नहीं, इनकी संख्या कुछ कम भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है इनकी संख्या। और अगर हम लोग जब बात करें इस किशोरावस्था की, तो इस किशोरावस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को एक प्रज्ञा दंत निकलता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रज्ञा दंत। तो ये जो प्रज्ञा दंत है ये इस किशोरावस्था में भी निकलता है और ये किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में भी निकलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस दांत के बारे में जानकारी हासिल की। आगे देखिए, कुछ अन्य भी अंग होते हैं और उनका भी विकास क्रमशः हुआ करता है। जैसे कि अन्य अंगों में अगर हम लोग बात करें तो इस अन्य अंग में एक बालक की जो मांसपेशियां होती हैं, शैशवावस्था में बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 23% होता है, उसके मांसपेशियों का भार। अगर हम इसी अन्य अंग के अंतर्गत ही जब बात करें हृदय के धड़कन की, तो ऐसा है कि एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक के हृदय की धड़कन
कुछ समय तक निश्चित ही नहीं होती है, वो निश्चित होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा हुआ करती है, लेकिन कुछ समय के उपरांत ही उसके हृदय की धड़कन में निश्चितता आती है और उसकी धड़कन जो होती है प्रारंभ में वो 1 मिनट में 140 बार होती है। 1 मिनट में 140 बार हुआ करती है। लेकिन देखिए आगे की अवस्थाओं में भी हम लोग फिर ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारी अवस्था कुछ अधिक बढ़ती जाती है तो उसी तरीके से हमारी जो हृदय की धड़कन होती है तो वो भी लगातार कम होती जाती है और एक समय तो ऐसा आता है कि जब हमारे हृदय की धड़कन ही रुक जाया करती है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, अभी हम सबकी हृदय की धड़कन तो नहीं थमने वाली है, बल्कि कुछ और ज्यादा ही हो जाती है जब बढ़ने का क्रम स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से देखिएगा, एक बालक जब वो जन्म लेता है तो उसके हृदय की धड़कन 140 बार हुआ करती है। 6 वर्ष की अवधि के आसपास, यानी कि बालक की जब उम्र 6 वर्ष की होती है तब उसके हृदय की धड़कन लगभग 100 बार होती है। 100 बार 1 मिनट में 100 बार। पूरे दिन में मत मानिएगा, पूरे दिन में 100 बार होती है, 1 मिनट में 100 बार। अगर हम लोग जब इस बाल्यावस्था में इस अंगों की बात करें तो बाल्यावस्था में ऐसा है कि बाल्यावस्था की समाप्ति तक एक बालक की मांसपेशियों का भार उसके कुल भार का लगभग 33% हुआ करता है। ये मैं आप सबको मांसपेशियों के भार के बारे में जानकारी दे रहा हूं। एक बालक की जो मांसपेशियां हैं उसका भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 33% हुआ करता है। अगर जब हम लोग इस हृदय के धड़कन की बात करें तो ऐसा हुआ करता है कि 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु तक एक बालक के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 85 बार होती है। 1 मिनट में 85 बार। और अगर हम लोग जब इस किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते एक बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 44% 44% हुआ करता है। और अगर जब हम उसके हृदय की धड़कन की बात करें तो उसके हृदय की धड़कन अब 1 मिनट में 72 बार होती है। कहने का मतलब कि 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अर्थात किशोरावस्था की समाप्ति होते होते और प्रौढ़ावस्था के आगमन के समय पर एक बालक की जो हृदय की धड़कन है वो 72 बार होती है और ये हृदय की धड़कन एक लंबे समय तक अस्थायी रहती है। और हम भी ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सबके हृदय की धड़कन बहुत लंबे समय तक इसी तरीके से बरकरार रहे। तो ये हम लोगों ने जानकारी हासिल की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में एक बालक के शारीरिक विकास के संदर्भ में। इस तरीके से अभी हम लोग इसमें कुछ और भी जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे देखिए कुछ ऐसी भी इसमें कंडीशंस हैं कि जिससे बालक का विकास कम और ज्यादा भी हुआ करता है। अर्थात हम उसको ऐसा भी देख सकते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं उसमें विशेष तौर से जो शारीरिक विकास को
प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसकी जानकारी भी कर लेते हैं आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। इसमें देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हम लोग आगे कुछ समय के बाद में एक विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें विशेष करके हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहां पर हम संक्षेप में कुछ उन बिंदुओं को भी जानते हैं कि जो बालक के विकास के ऊपर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इसका जो पहला कारक है वह वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम, अब वंशानुक्रम है क्या, यहां पर मैं इसकी विस्तार से चर्चा अभी नहीं करूंगा, लेकिन जब हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो हम उसमें इस वंशानुक्रम के बारे में भी आपको काफी विस्तार से समझाएंगे। अगला इसका बिंदु हो सकता है वातावरण। यह भी बाल विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाला एक विशेष एवं दूसरा कारक है। तीसरा कारक लिंग। जैसा कि भी हम लोगों ने जब इस शारीरिक विकास को पढ़ा तो उसमें देखा कि बालक और बालिका के भार, उसकी लंबाई और उसके भार में जिस तरीके से कुछ वृद्धि होती रहती है, उसमें जो कुछ अंतर पाया जाता है उस अंतर का कारण हुआ करता है लिंग। आगे अगर हम लोग जब बात करें आयु, आयु से भी जो एक बालक का विकास है वो प्रभावित यानी कि कम और ज्यादा हुआ करता है। अभी जैसे कि जो है जिस गति से एक शिशु का विकास हुआ करता है, अगर जब उसी गति से ही हमारा सबका विकास लगातार होता रहे, कहने का मतलब कि जो एक मानव की 100 वर्षों की आयु होती है, अगर जब जो है उस 100 वर्षों में जब उसका विकास कंटिन्यू उसी गति से होता रहे तो फिर वो कहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि आयु जो है तो ये भी बालक के विकास के ऊपर एक विशेष असर डालने वाला कारक है, और इस आयु के कारण कभी बालक का विकास कम तो कभी बालक का विकास अधिक हुआ करता है। आगे अगर हम लोग जब बात करें तो निद्रा व विश्राम। देखिए, नींद अगर जब कम आती है या कि अगर आपको जब जो है विश्राम कम मिलता है तो उसमें भी आपका जो स्वास्थ्य है उसका संतुलन नहीं ठीक हो सकता है, और उस स्थिति में फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो शारीरिक विकास है वो कुछ कम अच्छा हो। आगे पौष्टिक भोजन। भोजन अगर अच्छा है तो हमारे शरीर का विकास भी अच्छा होगा, और यदि जब हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं यदि उसको जब उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन की प्राप्ति नहीं होती है तो उससे हमारा जो शारीरिक विकास है भी प्रभावित होगा। आगे प्रेम। देखिए, प्रेम की भी आवश्यकता होती है बालक को। ऐसा होता है कि हमारे विकास में कई प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनका भी योगदान हुआ करता है, और जो है उन ग्रंथियों के सम्यक विकास हेतु उसकी जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसकी भी पूर्ति होती ही रहनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपने भी सुना होगा कि यदि जब जो है कोई बालक जब बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो ऐसा है कि दुलार माँ है बिगड़ा। अब जो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है उस दुलार में ही बिगड़ गया। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बालक को जब अधिक प्रेम मिल जाएगा तो भी वो बिगड़ जाएगा, और अगर जब उसे कुछ कम प्रेम मिलेगा तो कम प्रेम के कारण भी उसमें एक प्रकार से असुरक्षा की भावना पैदा होगी, और वो असुरक्षा की भावना से भी उसका जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित हो सकता है। इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सुरक्षा
भी बाल विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाला एक विशेष कारक हो सकता है। अन्य कारकों में खेल व व्यायाम। देखिए, हमारे देश के महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हमें जब स्वर्ग को प्राप्त करना है तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हमें गीता का ज्ञान ना प्राप्त करते हुए बल्कि खेल के मैदान में जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम लोग जब खेल के मैदान में जाएंगे तो वहां पर हमारा सम्यक शारीरिक विकास होगा, और जब हमारा शारीरिक विकास हो जाएगा तो चूंकि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे जितने भी सभी धर्म कर्म होते हैं उन सब का एक साधन है, एक माध्यम है। इस तरीके से हमें सबसे पहले तो अपने शरीर को ही स्वस्थ रखना होगा। तो अब इसमें से ये जितने भी बिंदु हैं, अब इसमें से जो है चाहे बिंदु जो वो चाहे कम हो जाए और वो चाहे अधिक हो जाए, उसके कम एवं अधिक होने से जो हमारा ये शारीरिक विकास है ये प्रभावित हो सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इस विकास के पक्ष में बालक का जो शारीरिक विकास है उसके बारे में जानकारी हासिल की कि किस तरीके से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास हुआ करता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।